नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत की खास पेशकश हेलो डॉक्टर। दर्शकों, मेंटल हेल्थ के बारे में आपने अक्सर अखबारों में, न्यूज़ में बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ देखा भी होगा। मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी कहें या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर फेस करना पड़ता है। किसी को हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, किसी को शादी रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को किसी और कारण से हो सकती है। मेंटल हेल्थ की कई अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी, जिन्होंने लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज दिल्ली में MBBS किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और अलाइड साइंसेज में MD साइकेट्रिस्ट किया है। साथ ही डॉक्टर हेमिका अग्रवाल फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और संतोष मेडिकल कॉलेज में एक्स कंसल्टेंट रह चुकी हैं और अभी नोएडा और गाजियाबाद में बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट कार्य कर रही हैं। डॉक्टर हेमिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेंटल हेल्थ के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, लोग इसको किस स्तर तक इग्नोर करते हैं और उन्हें इसे कैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा इस बारे में हमें विस्तार में बताएं। नमस्ते। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले फिज़िकल हेल्थ को हम इम्पॉर्टेंट मानते थे और फिज़िकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस थी, लेकिन अब जैसे जागरूकता बढ़ रही है और हम आज ये शो भी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस सभी मानने लग गए हैं और उस पर ध्यान देने लग गए हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ रही है, लेकिन साथ में कई बार मिसपरसेप्शंस या गलत फहमियाँ भी होती हैं, जिनको दूर करने के लिए और हम डिसीजंस में मिस्टेक्स ना करें, तो हमें उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बोलें कि एक मेंटल हेल्थ क्या है, तो मेंटल हेल्थ आपके मानसिक पूरे संतुलन को हम हेल्दी मेंटल हेल्थ बोलेंगे, जिसमें कि हम अपने जो शारीरिक कॉम्पोजिशन है उसको पूरी तरह से यूज़ कर पाते हैं, समाज का एक प्रोडक्टिव, हेल्दी और एक बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड पर्सन बन पाते हैं, जो कि समाज का एक अहम हिस्सा बन के जीवन अपना काट सकता है। तो एक इंसान के लिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तो सबसे पहले एक हेल्दी डाइट, ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ से नॉन कनेक्टेड नहीं है, वो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक एक्सटेंशन है। क्योंकि अब ये मानते हैं कि कोई भी हमारा मेंटल एक्टिविटी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जो भी हम खा रहे हैं हमारे बॉडी में जा रहा है, वही हमारे बॉडी को मेकअप कर रहा है, उसका मेकअप, फिजिकल मेकअप उसी से है। तो हम अपने बॉडी में क्या डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल्स का दिमाग में जाके भी सही बैलेंस हो अल्टीमेटली बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी हेल्दी डाइट है, और हेल्दी बैलेंस डाइट क्या होती है, ये कहीं भी जो हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रोपोर्शन है, उनका एक सही मात्रा में एक जो कॉम्पोजिशन है, वो हेल्दी बैलेंस डाइट कहते हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों में बैलेंस डाइट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें बाय डेफिनेशन हम ये मानते हैं कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूस है, लोकल हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, मौसमी फल या ये सब्जियां जो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इंपोर्टेड या दूर दराज की सब्जियां लेते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वो मौसम के नहीं होते हैं, तो उनको गलत तरीके से पकाया जाता है, केमिकल्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स, इन सब का यूज़ होता है। तो जो भी आप, अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर वीट या अनाज में वीट आर्टिफिशियल राइपनिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल राइपनिंग फ्रूट्स वगैरह में बहुत कॉमनली देखा है, सब्जियों में देखते हैं, तो वो उसमें जो केमिकल्स का यूज़ करा जाता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ भी उससे अफेक्टेड होती है। तो हम लोग कई बार फैशन में आके इम्पोर्टेड फ्रूट्स, इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स या बहुत ही सुंदर दिखने वाली रंग बिरंगी सब्जियां, जैसे कैप्सिकम की खूब वेराइटीज़ आने लगे हैं, जो सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जो इंडोजिनस नहीं है, जो लोकल नहीं है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी यूज़ ठीक है, लेकिन रूटीन में हमें जो हमारे मौसम के और हमारे लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी कम से कम हो, इस तरह का खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है और अल्टीमेटली हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। और हम अगर कंपटीशन ना करें, उसमें ना जाएं कि भाई इम्पोर्टेड का जो टैग है उसका फैड हो जाता है, फैशन हो जाता है, उसको अगर हम ओवरकम कर पाते हैं, तो हमारे लिए लोकली प्रोड्यूस्ड जो फ्रूट्स है और जो हमारा प्रचलित खाना पीने का वो है, ट्रेंड है, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कई लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कभी कभी नींद कम कर देते हैं। आजकल मोबाइल और ये इंटरनेट की वजह से कई बार प्रॉब्लम देखने में आई है कि लेट नाइट तक लोग जगते हैं,
गैजेट्स और इंटरनेट का उपयोग करते हैं और फिर सुबह को देर तक सोते हैं। अगर सुबह को सोने को नहीं मिलता है तो आधी नींद में वो काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो उससे भी अवसाद या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं। चिड़चिड़ाहट, थकान, कंसंट्रेशन की कमी, ये सब देखी गई है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि आपके एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो उनके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उनको अपना जो एनर्जी है, पेंटअप एनर्जी है, वो एक्सरसाइज के माध्यम से खेलने में निकालते हैं। आप एज बढ़ती जाती है तो आपका एक्सरसाइज की मोडालिटी चेंज होती है। कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी हुई है, पैर में फ्रैक्चर है, तो आपकी एक्सरसाइज भी उस हिसाब से बदल जाएगी। प्रेगनेंसी में अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, उतना ज़्यादा आप एक्सर्ट नहीं कर पाते हो, या कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। और साथ में इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, नहीं तो आप हमेशा इरिटेटेड रहोगे, दुखी रहोगे, स्टार्ट करोगे एक्सरसाइज बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो जैसे किसी को ब्रिस्क वॉकिंग पसंद होती है, किसी को ये एरोबिक्स बहुत पसंद आता है, किसी को योग भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपका अपना जो इंटरेस्ट प्लस आपकी जो फिजिकल ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे डाइट पे डिपेंड करता है। डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये तीन तो बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल एक तरीके से एग्जैक्टली ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको प्रिवेंट करने के तरीके। और साथ में इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी सोशल लाइफ, जिसमें हमारा सोशल इंटरेक्शन हो। हम अपने कमरे में वही गैजेट्स में, टीवी में ना पड़े रहें, वक्त बेवक्त लोगों के साथ बैठ के या अपने घर वालों के साथ खाना खाएं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाएं। कुछ त्योहार हैं, फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, तो हम लोगों के साथ इन पर्सन मिलें, सिर्फ फ़ोन पे ना मिलें, सिर्फ हम व्हाट्सएप पे ना चैट करें। हम साथ में फिजिकल भी इन पर्सन मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमारा समाज, इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी अगर किसी वजह से, जैसे कोविड में हमने देखा था कि लोग अपने समाज, अपने लोगों से कटने लग गए थे, तो बहुत तरह तरह के मानसिक प्रॉब्लम्स, अवसाद जैसे हमने भी डिस्कस किया, इरिटेबिलिटी भी, और साथ में तरह तरह के और जिनको थोड़े थोड़े मानसिक रोग हैं, तो मानसिक रोग की तीव्रता भी बढ़ जाती है अगर आप अपनी सोसाइटी से कट जाते हैं हेल्दी तरीके से। हर किसी की नीड होती है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बावजूद भी दिक्कत आ सकती है, कभी कभी मेंटल हेल्थ इशू आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि तनाव ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तनाव एक वजह हो सकती है, लेकिन बिना तनाव के भी आ सकती हैं प्रॉब्लम्स। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को एक्चुअल में प्रॉब्लम मानते हैं और उसका समाधान काउंसलिंग लेते हैं, और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इसे इग्नोर करते हैं और आगे चलकर उन्हें दिक्कत होती है? देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये समय के साथ बदल रहे हैं। अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई जगह पर अगर हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो लोगों में धारणा होती है कि ये पागलों के डॉक्टर हैं, इस तरह के खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, जिसको थोड़ी दिक्कत भी होती है वो करेक्ट समय पे हेल्प लेने से थोड़ा हिचकिचा जाता है और नुकसान हो जाता है। तो अगर स्किज़ोफ्रीनिया जैसे एक बीमारी है जिसको पिक्चरों में दिखाते हैं, जिसको आम तौर पे पागलपन का रोग कहते हैं, हालांकि इन शब्दों का हम प्रयोग डिस्करेज करेंगे कि मत इस्तेमाल करिए। ये हम कहेंगे कि फिर रियलिटी कांटेक्ट की प्रॉब्लम है, और स्किज़ोफ्रीनिया का भी बहुत डिफरेंट वेरीड प्रेजेंटेशन है। बहुत से लोग जब कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं तो हम सार्कास्टिकली उन्हें कह देते हैं कि यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। यस, देखिए, द थिंग इज़ कि इट माइट बी ओके फॉर सम पीपल टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड से लाइक दैट, लेकिन उससे क्या होता है कि एक आम धारणा, सोशल प्रेशर ऐसा हो जाता है कि साइकियाट्रिस्ट पे जाने का मतलब एक हास्य का विषय है या ये कुछ शर्माने वाली बात है। वो हम उस जो हमारी थिंकिंग है उसे रीइंफोर्स करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो लोग जिनको जो सोच भी रहे होंगे कि हमें जाना चाहिए, शायद हेल्प लेनी चाहिए, तो वो नहीं लेते। तो इसमें मैं ये करेक्ट करूँगी कि सिर्फ स्किज़ोफ्रीनिया या कानों में आवाज़ें आना या वहम सिर्फ यही नहीं है रोग, मानसिक रोग। हल्का डिप्रेशन, थोड़ा परेशानी, नींद की दिक्कत, मन ना लगना, चिड़चिड़ाहट जैसे हमने डिस्कस किया,
कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम का स्ट्रेस कोप ना कर पाना, ये सारे ही सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आते हैं। यहाँ तक कि नशे के प्रॉब्लम्स को भी हम मेंटल हेल्थ इशू ही मानते हैं। तो आपने जैसे पूछा कि स्किज़ोफ्रेनिया का करीब 1% मानते हैं कि प्रेवलेंस जो है, जो परसेंटेज है सोसाइटी में होने का, कि 100 में करीब 1 इंसान को वो होगी। लेकिन अगर हम अवसाद जैसी दिक्कतें माने और अनरिपोर्टेड आंकड़े माने तो ये अनुमान है कि करीब 20% जनता जो है उसमें अवसाद जैसी दिक्कतें होती हैं और वो अनडिटेक्टेड चली जाती हैं, क्योंकि लोग सही समय पे हेल्प नहीं लेते तो रिपोर्ट नहीं होती हैं, तो अंडर रिपोर्टिंग की वजह से वो अनडिटेक्टेड चली जाती हैं। इसमें मैं एक चीज़ बस ऐड करूँगी कि एक रिसर्चर थे अकिस्काल, तो उन्होंने बाइपोलर के ऊपर थोड़ा शोध करा। बाइपोलर में आमतौर पे हम सिर्फ एक टाइप का बाइपोलर देखते हैं जिसमें बहुत सीवियर मूड स्विंग्स आते हैं। उन्होंने अपने शोध में 6 टाइप्स और कई सब टाइप्स देखी और कहा कि आम जनता में 75% मतलब 3/4 करीब जनता को ज़िंदगी में कभी ना कभी जो 6 टाइप्स और सब टाइप्स हैं वो होते हैं, उनका प्रेवलेंस या अकरेंस है। तो उससे ये पता चलता है कि कितने सारे लोग हेल्प लेते नहीं हैं, उनको हल्की हल्की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा फोकस सिर्फ तीव्र मानसिक रोगों पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस थोड़ा जो हल्के मानसिक रोग हैं, हल्की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और स्पेशली अगर चीज़ें अनडिटेक्टेड जाएँ तो उसमें आजकल हम सुसाइड्स का भी सुन रहे हैं कि इसका परसेंटेज काफ़ी हाई है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इसका परसेंटेज बढ़ रहा है कि ये रिपोर्टिंग बढ़ रही है, क्योंकि पहले भी सुसाइड्स होते थे लेकिन वो इतनी ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं होते थे। अब हमारी मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गई है तो ये केसेस सामने आते हैं। बट हाँ, ये है कि इनकी नेट जो रिपोर्टेड दरें हैं वो बढ़ रही हैं। और इंडिया का जो लेटेस्ट वो है जो रिसर्च है उसके हिसाब से, स्टडीज़ के हिसाब से 8 मिनट में एक इंडियन सुसाइड की भेंट चढ़ जाता है। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर पेरेंट्स को मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के अगर वो शिकार है, तो उनके जो फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है डिप्रेशन? देखिए, जैसे डिप्रेशन की अगर हम बात करें या मानसिक रोगों की, स्पेशली डिप्रेशन, तो उसमें स्ट्रेस का हम सब जानते हैं कि रोल है, हम सब मानते भी हैं है, लेकिन कई बार बिना स्ट्रेस के भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जब स्टडीज़ हुई तो पता चला कि जेनेटिक रोल है, बट जेनेटिक गारंटी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को होगा तो बच्चों में होगा ही होगा। जैसे हम बीपी शुगर की बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स में है तो जेनेटिक या अनुवांशिक या इनहेरिटेड होने की संभावना बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको होगा ही, और ऐसा भी नहीं है अगर पेरेंट्स में नहीं है तो आपको कोई प्रोटेक्शन मिल गया, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। बस संभावना परसेंटेज बढ़ जाती है। इसमें इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ट्विन स्टडीज़ यूज़ करते हैं, जिनका जेनेटिक मेकअप एकदम एक जैसा है, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रख के देखा कि भाई इन्वायरमेंट का कोई असर है और जीन्स का क्या असर है, अलग अलग इन्वायरमेंट में भी क्या जीन्स सेम है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें भी 100% नहीं थी। और बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी मेजॉरिटी में अनुवांशिक या जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, बट गारंटी नहीं। हम बस ये कहें संभावना है, बट रिसर्च क्योंकि लिमिटेड है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है, तो हम इससे ज़्यादा कमिट नहीं कर सकते विश्व में कि बस परसेंटेज है। कोई जेनेटिक टेस्ट ऐसा नहीं है। जैसे कई बार पेशेंट्स दुखी होकर पूछते हैं कि क्या कोई टेस्ट है कि हम गारंटी से बता सकें हमारे बच्चों को दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई जेनेटिक स्टडी नहीं है, कुछ नहीं है जो पूरे विश्व में जो ये अनुमान लगा दे या प्रिडिक्ट कर पाए कि बच्चों में होगा या नहीं होगा अगर आपको कोई मानसिक रोग है। जी डॉक्टर हिमिका, आपने इतनी गहरी जानकारी दी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपने जो बताया मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो चुकी है। तो हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।